क्या हाल है हो? क्या हाल है? चलिए। तो बढ़िया है। पर लिख रहे हैं ना? पढ़िए लिखिए मन से। लाइव किए हो? गर्मी है थोड़ा सा। थोड़ा सा है। मेरा तो बैच फ्री रहेगा, बिट्टू सर का पेड रहेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बिट्टू सर में लॉक लगा के रखिए, मेरा ओपन रखिए। चलिए। तो जो है आपको पढ़ा रहे थे भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र पढ़ा रहे थे। तो देखते हैं इसको क्या है नहीं है। लगभग वो चैप्टर तो खत्म हो जाना चाहिए हो। सब चीज तो बता ही दिए हैं। बाकी क्या है उसमें? उसमें बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। राज्यों का गठन बताए, देशी रियासत बताए, अनुच्छेद 1 2 3 4 बताए, 4 ने बताए। चलिए सुनिए अब। देखिए अनुच्छेद 4 क्या कहता है जानते हैं? अनुच्छेद 4 यह कहता है कि एक और अनुच्छेद एक और सॉरी 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 अनुच्छेद 4 यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो परिवर्तन हुए हैं वह संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे? इस वजह से नहीं माने जाएंगे क्योंकि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो परिवर्तन हुए हैं वह साधारण बहुमत के आधार पर हुए हैं। इसी वजह से उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यह बात कहता है आपको अनुच्छेद 4। इसके बाद आपको 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन की हम बात करें, ऐसे थोड़े अनलॉक कर देंगे। क्या बात करते हैं आप लोग? कुछ भी कुछ भी। जो मन हुआ वही। अरे पढ़िए न हो, काहे रायता फैलाते हैं? रायता मत फैलाइए, पढ़िए आराम से। हे ही फ्री कर दीजिए, हे वो फ्री कर दीजिए। हाँ तो हम नहीं दिख रहे हैं, आवाज सुनाई दे रहा है ना? हो तो गया, दिखेंगे थोड़ा देर में। तो जो है अनुच्छेद 4 की बात हो गई। इसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ था 100वां संविधान संशोधन के तहत। यह संविधान संशोधन 2015 में हुआ, जिसके तहत भारत की कुछ भूमि बांग्लादेश को, बांग्लादेश की कुछ भूमि भारत को सौंपी गई। लिखिएगा। लिखिएगा। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 है। ये पंखा हवा का है कम देता है हो। अरे वो एग्जॉस्टर का ही नहीं चला है, एग्जॉस्टर चलाइए ना। क्या?
तो उसको हटा दीजिए। जब वो काम नहीं कर रहा है तो उसको हटाइए ना जी, अजीब हाल है। इस क्लासरूम में तो गर्मी कम लगता होगा हो, बहुत लग रहा है, बहुत कम। कम ओ, नीचे में तो बाप रे हालत खराब था आज, गर्मी लग रहा है। शरीर में कूलर लगा के आइए, कूलर, एसी, एसी, समझे, गर्मी लग रहा है। लिखिए अनुच्छेद 4। यह अनुच्छेद कहता है कि, यह अनुच्छेद कहता है कि, यह अनुच्छेद कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो परिवर्तन हुए हैं, जो परिवर्तन हुए हैं, जो परिवर्तन हुए हैं, उसे संविधान संशोधन, उसे संविधान संशोधन, उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, क्योंकि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत परिवर्तन, परिवर्तन साधारण बहुमत के आधार पर, क्योंकि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत परिवर्तन साधारण बहुमत के आधार पर, साधारण बहुमत के आधार पर हुए हैं, आधार पर हुए हैं। आगे, आगे लिखिएगा 100वां, उसी में नहीं, उससे आगे 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, 100, 100, 1 पर 2 जीरो, 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन 2015, 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ है। चलिए अब थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, अगला चैप्टर हेडिंग मारिए नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता, सिटीजनशिप। बोर्ड पूछते न हो, चलिए समझते हैं अब नागरिकता को। नागरिकता, सिटीजनशिप, देखिए ध्यान दीजिएगा, नागरिकता क्या होता है। एक तो अगर हम नागरिकता की बात करें तो नागरिकता के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11,
ये हमें नागरिकता के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ये अनुच्छेद हमें नागरिकता के विषय में जानकारी प्रदान करता है। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 हमें नागरिकता के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि नागरिकता क्या होता है, नागरिकता का क्या होता है, अर्थात नागरिकता का परिभाषा। अगर हम नागरिकता की बात करें तो यह नागरिक और राज्य के बीच का, नागरिक और राज्य के बीच का, यहां पर राज्य का मतलब हमको भारत समझना है। यहां पर राज्य का मतलब क्या समझना है, भारत। देखिए आप गौर कीजिएगा, कहीं पर हमें राज्य का मतलब भारत समझना होता है, कहीं पर हमें राज्य का मतलब बिहार, झारखंड, उड़ीसा समझना होता है। जहां पर जो समझना होता है हम आपको क्लियर करते हैं, यहां पर राज्य का मतलब क्या समझना है। और भारत एक राज्य है, भारत एक राज्य है, कह सकते हैं या नहीं कह सकते। और राज्य होने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए, ये बात बताए हैं ना, बताए हुए हैं, ठीक है, बताए हुए हैं हम आपको। तो यहां पर राज्य का मतलब भारत समझना है, ठीक है। तो अब एक बार आते हैं हम थोड़ा सा सामाजिक स्तर पर इस चीज को सोचते हैं और फिर किताबी स्तर पर जो है इसको देखेंगे। देखिए जैसे कि अभी लगन चल रहा है, मतलब शादी विवाह का मौसम है, तो आप देखते होंगे शादी विवाह होता है। तो शादी विवाह में क्या होता है, दो परिवारों के बीच संबंध स्थापित होता है। शादी विवाह में दो परिवारों के बीच संबंध स्थापित होता है, और जब दो परिवार के बीच संबंध स्थापित होता है तो दोनों परिवार एक दूसरे के लिए उत्तरदायी हो जाता है। लड़का पक्ष लड़की पक्ष के लिए और लड़की पक्ष लड़का पक्ष के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए उत्तरदायी होता है। अगर मान लीजिए लड़का पक्ष के तरफ से लड़की के यहां संदेश गया, तो लड़की पक्ष का भी यह कर्तव्य होता है कि वह भी लड़का पक्ष के यहां संदेश भेजे। ऐसा होता है समाज में, समाज में ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप हमको ये बात बताइए, हाँ या ना। या फिर इसको भी ऐसे समझिएगा और थोड़ा सा नजदीकी सी, मान लीजिए किसी लड़की का विवाह किसी लड़का के साथ हुआ, किसी लड़का का विवाह किसी लड़की के साथ हुआ, तो दोनों एक दूसरे के प्रति दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होता है या नहीं होता है, आप हमको ये बात बताइए। दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होता है, हाँ या ना। दोनों एकदम एक दूसरे के प्रति जो है आपको उत्तरदायी होता है। और अगर मान लीजिए दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, तो इस स्थिति में संबंध खराब हो जाता है, संबंध टूट जाता है, समझ गए, ये चीज होता है। तो जैसे विवाह, विवाह की हम बात करें तो विवाह एक बंधन है, और लड़का लड़की के बीच जब विवाह होता है तो दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी हो जाता है। कुछ उत्तरदायी तो लड़की को निभाना होता है, कुछ उत्तरदायी तो लड़का को निभाना होता है। लड़की को घर का काम करना होता है सामान्य तौर पर, और लड़का को पैसा कमा करके लाना होता है, समझ गए। लड़का पैसा कमा करके लाएगा तब ना खाना पीना बनाएगी वो, तब ना खाइएगा। और मान लीजिए आप पैसा कमा के लाए लेकिन आपकी बीवी खाना पीना नहीं बनाई, तो भूखे ना रहना पड़ेगा हो। तो दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होता है, समझ गए। तो अब समझिएगा यहां पर नागरिकता, हे भगवान, हाँ तो चलिए सुनिएगा हो। अब आते हैं नागरिकता के परिभाषा को बताते हैं। नागरिकता का परिभाषा सुनिएगा, नागरिकता का अर्थ क्या होता है या नागरिकता का परिभाषा। नागरिकता किसी भी देश के आम नागरिक तथा राज्य के बीच का एक कानूनी संबंध होता है, तथा राज्य के बीच का एक कानूनी संबंध होता है। आम नागरिक कहने का मतलब हुआ
भारत के लोग, हम आप, यहां पर नागरिक मतलब, नागरिक का मतलब समझना हम आप समझ, हम आप समझना है, और राज्य का मतलब यहां पर भारत समझना है। अर्थात हमारे और भारत देश के बीच जो एक संबंध है, जो एक कानूनी संबंध है, इसी को हम लोग नागरिकता कहते हैं। इस कानूनी संबंध के बदले भारत राज्य हमें कुछ अधिकार देता है। इस कानूनी संबंध के बदले भारत राज्य भारत के नागरिकों को यह अधिकार देता है कि भारत में नौकरी, सरकारी नौकरी, नौकरी मतलब सरकारी नौकरी, भारत में सरकारी नौकरी भारत के लोग ही करेंगे। भारत में सरकारी नौकरी भारत के लोग ही करेंगे। जो एकदम इंडियन है वही सरकारी नौकरी करेंगे। क्या कोई विदेशी आकर भारत में सरकारी नौकरी कर सकता है? नहीं कर सकता है। वो कुछ कंडीशन में है, ठीक है, वो कुछ कंडीशन में है, ऐसे नहीं, ठीक है। जैसे फॉर्म भरेंगे तो उसमें एक नेशनलिटी, राष्ट्रीयता भरना होता है कि आप भारतीय हैं या नहीं है, समझ गए, तो वो भरना होता है। तो भारत के भीतर सरकारी नौकरी जो है भारत के लोग ही कर सकते हैं। फिर आपको भारत के भीतर संवैधानिक पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये सभी संवैधानिक पद सिर्फ भारत के नागरिक ही ये सभी संवैधानिक पद पर बैठ सकते हैं। ये सभी संवैधानिक पद पर सिर्फ भारत के नागरिक ही बैठ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बैठ सकता है। तीसरी बात, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त होता है, दूसरा किसी को प्राप्त नहीं होता है। अब ये तो भारत अपने नागरिकों को विशेषाधिकार देता है कि भारत के भीतर सरकारी नौकरी भारत के लोग, संवैधानिक पद भारत के लोग ही धारण कर सकते हैं। बदले में भारत राज्य नागरिकों से यह आशा रखता है, भारत राज्य नागरिकों से यह आशा रखता है कि जरूरत पड़ने पर भारत की सेवा को लेकर भारत के नागरिक समर्पित हो, भारत के नागरिक समर्पित हो। तो अब देखिएगा आप, यहां पर भारत अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दे रहा है, बदले में भारत नागरिकों से कुछ अपेक्षा भी रखता है, कुछ अपेक्षा भी रखता है कि जरूरत पड़ने पर आप भारत की सेवा में उपस्थित होइए। ये जो दोनों के बीच का संबंध है, ये जो भारत और उसके नागरिकों के बीच का संबंध है, इसी को तो हम लोग नागरिकता कहते हैं, इसी को नागरिकता कहते हैं। तो कुछ समझ में आया ना? हाँ, तो सीधा एक लाइन में याद रखना है, भारत के आम नागरिक तथा भारत देश के बीच जो कानूनी संबंध है, जिस कानूनी संबंध के बदले भारत के लोग को भारत कुछ विशेषाधिकार देता है, बदले में भारत लोगों से कुछ अपेक्षा रखता है, इसी को हम लोग नागरिकता कहते हैं। अगर हम बात करें भारतवर्ष की, तो भारतवर्ष में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल, सिंगल, एकल मतलब एक। भारतवर्ष में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यानी भारतवर्ष की हम बात करें तो भारतवर्ष के भीतर आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक होते हैं, किसी राज्य विशेष के नागरिक आप नहीं होते हैं। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ये ब्रिटेन से लिया गया है। आप सभी इस बात से अवगत होंगे। इस बात से आप अवगत हैं या नहीं है? निश्चित तौर पे आप अवगत होंगे, समझ गए। वहीं अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका के भीतर कोई व्यक्ति पहले प्रांत का नागरिक होता है, फिर अमेरिका का नागरिक होता है। मान लीजिए अलास्का प्रांत में कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो वह पहले अलास्का का नागरिक है, फिर वह अमेरिका का नागरिक है। अमेरिका के दक्षिणी डकोटा प्रांत में कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो वह पहले दक्षिणी डकोटा का नागरिक है, फिर अमेरिका का नागरिक है। तो वहां पर जैसे भारत 28 राज्य से मिलकर बना है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, वैसे ही अमेरिका 50 प्रांत से मिलकर बना है। भारत के भीतर
अगर आप बिहार में पैदा हुए हैं तो बिहार सरकार आपको नागरिकता नहीं देता है, आप बिहार के नागरिक नहीं होते हैं। आप उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं तो आप उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं होते, आप झारखंड में पैदा हुए तो आप झारखंड के नागरिक नहीं होते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ भारत में भारत के नागरिक होते हैं, किसी राज्य विशेष के नागरिक नहीं होते। लेकिन वहीं अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में आप राज्य के भी नागरिक होते हैं, वहां पर राज्य की सरकार भी आपको नागरिकता देता है और वहां की केंद्र की सरकार भी आपको नागरिकता देता है। तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में आपको दो दो नागरिकता प्राप्त होती है, अर्थात अमेरिका और स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता है? दोहरी कैसी नागरिकता? दोहरी। अब देखिएगा, किसी भी देश में अगर हम नागरिक की बात करें तो किसी भी देश में जो नागरिक होता है वह दो प्रकार का होता है। किसी भी देश में नागरिक दो प्रकार का होता है, एक देशी और दूसरा विदेशी। एक देशी और दूसरा विदेशी। दूसरा विदेशी। अब जैसे मान लीजिए भारत है, भारत ही है, तो क्या ये थोड़े कहा गया है कि कोई विदेशी लोग भारत नहीं आ सकता है? ऐसा है? नहीं है। तो विदेशी भारत आते हैं, कुछ विदेशी बस भी जाते हैं भारत में। अब फिर भारत के जो मूल नागरिक है वो तो है ही। किसी भी देश में, विश्व का कोई भी देश, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, भारत, कोई भी देश ले लीजिए, वहां पर दो प्रकार के नागरिक होते हैं, एक देशी और दूसरा विदेशी। दूसरा विदेशी। देशी नागरिक किसी भी देश के जो मूल नागरिक होते हैं, किसी भी देश के जो मूल नागरिक होते हैं उसे उस देश का देशी नागरिक कहा जाता है। जैसे हम लोग, आप लोग भारत के मूल नागरिक हैं, हम लोग देशी की श्रेणी में आएंगे, देशी की श्रेणी में आएंगे। और जो लोग देशी नागरिक की श्रेणी में आते हैं उनसे भारत की नागरिकता किसी भी सिचुएशन में समाप्त नहीं हो सकती है। यानी हमारी और आपकी भारत की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। आप अपराध कीजिएगा, आपको सजा दे दिया जाएगा, लेकिन हम लोग मूल तौर पर भारत के नागरिक हैं, तो हम लोगों की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो देशी लोगों की नागरिकता किसी भी आधार पर नहीं छीनी जा सकती है। वहीं विदेशी की हम बात करें, अब मान लीजिए अमेरिका का, रसिया का, फ्रांस का, जर्मनी का लोग भारत आ गया है, तो भारत के संदर्भ में अमेरिका, रसिया, फ्रांस, जर्मनी के लोग विदेशी नागरिक होंगे। कैसे नागरिक होंगे? विदेशी। अब मान लीजिए कोई दूसरे देश से आया है तो वो भारत के लिए विदेशी ना होगा हो। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना है। अब अगर हम विदेशी नागरिकों की भी बात करें तो विदेशी नागरिक भी दो प्रकार के होते हैं। विदेशी नागरिकों की अगर हम बात करें तो विदेशी नागरिक भी दो प्रकार के होते हैं। एक आपको शत्रु देश का विदेशी नागरिक और दूसरा आपको मित्र देश का विदेशी नागरिक। मित्र देश का विदेशी नागरिक। अब भारत के संदर्भ में शत्रु देश किसे कहा जाता है? भारत के संदर्भ में शत्रु देश उन देशों को कहा जाता है जिन देशों के साथ भारत का युद्ध हुआ हो, जिन देशों के साथ भारत का युद्ध हुआ हो, भारत के साथ संबंध बेहतर ना रहा हो, जैसे कि पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान के साथ आजादी से लेकर आज तक हम लोगों का युद्ध होते रहा है। 1947-48 में, फिर 1965 में, 1971 में, 1999 में, ये तमाम युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हैं। फिर भारत और चाइना के बीच 1962 में, 1962 में भारत का जिन देशों के साथ युद्ध हुआ हो उन देशों को भारत के संदर्भ में शत्रु देश माना जाता है और वहां के नागरिक को भारत के संदर्भ में शत्रु देश का विदेशी नागरिक माना जाता है। अर्थात भारत के संदर्भ में पाकिस्तान, चाइना शत्रु देश है और वहां के नागरिक शत्रु देश के विदेशी नागरिक। फिर मित्र देश, भारत की हम बात करें तो वैसे देश जिसके साथ भारत का संबंध
बेहतर हो, कभी भारत का उन देशों के साथ युद्ध ना हुआ हो, उन देशों को है, छोड़िए न उसको, है बकलोल भी हैं हो। ए भगवान, बताइए, हम बता रहे हैं वो जो है उधर कुछ कर रही है नोट में, रूम पे जाकर के करिएगा तो नहीं होगा। रूम पे बैठ करके खाली यूट्यूब चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, एकदम पूरा बकलोल है। चलिए यहां पे सुनिए, सुनिए यहां पे, सुनिए यहां पे, ठीक है। अब सुनिएगा, अगर हम मित्र देश की बात करें तो भारत के संदर्भ में वैसे देश जिसके साथ भारत का संबंध अच्छा रहा हो, भारत का कभी उन देशों के साथ युद्ध नहीं हुआ हो, उन देशों को ही भारत के संदर्भ में मित्र देश, जैसे अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये सभी देश भारत के संदर्भ में मित्र देश। अब देखिएगा भाई जी लोग, अब एक बात और समझाते हैं, फिर यहां पे आएंगे, ठीक है, अपने स्तर पर समझिएगा, इसके बाद तो फिर अपना आएंगे ही। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका अपना घर है, आपके अपने घर में आपको कोई भी काम करने से रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता है। लेकिन वही मान लीजिए आप कहीं मेहमानी गए, मेहमानी का मतलब समझते हैं ना, कुटमैती, और इसका भी मतलब नहीं समझते हैं। मान लीजिए कि शादी ब्याह हुआ आपका, आप अपने ससुराल गए, और शादी ब्याह नहीं हुआ है तो बहन वहन है तो बहन के ससुराल गए, या भाई है तो भाई के ससुराल गए, समझ गए, कुछ भी उसी को कहा जाता है। मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, किचन में जाकर के आलू फ्राई करके खा भी सकते हैं अपने घर में। अपने घर में मम्मी का अलग रूम है, मम्मी के रूम में जा सकते हैं, बहन के रूम में जा सकते हैं, भाई के रूम में जा सकते हैं, दादा के रूम में जा सकते हैं, दादी के रूम में जा सकते हैं, किचन रूम में जा सकते हैं, जहां मन वहां जा सकते हैं अपने घर में। अपने घर में पूरा आजादी होता है, पूरा स्वतंत्रता होता है, समझ गए। लेकिन मान लीजिए कि आप अपनी बहन के यहाँ गए, बहन की यहाँ गए, तो बहन की यहाँ जब आप जाएंगे तो आपको अधिक से अधिक अलाउ होगा। गेस्ट रूम अगर है तो गेस्ट रूम में, और उसके बाद बहन के रूम में, उससे ज्यादा अलाउ नहीं होगा, समझ गए। अब मान लीजिए कि आपकी बहन की कोई ननद है, तो उसके रूम में जाने का अलाउ होगा आपको? नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, नहीं होगा। मां बकलोल। तो फिर अपना घर और पराया घर में अंतर क्या रहा? कोई अंतर रहा? अगर बड़े सर्वर कर दीजिएगा तब। चलिए अब सुनिएगा यहां पर, अब देखिएगा, जैसे नागरिकता के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 देता है, वैसे ही मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 देता है। ये जो मौलिक अधिकार है 12 से 35 अपने घर में सब प्राप्त होगा। अगर आप भारत के हैं, मतलब अगर आप देशी हैं, तो आपको अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक सब मौलिक अधिकार प्राप्त होगा। जैसे अपने घर में आपको सब अधिकार प्राप्त होता है, वैसे ही भारत के नागरिकों को सभी मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर हम विदेशी नागरिकों की बात करें तो विदेशी नागरिकों को सभी मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, सभी मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे बहन के घर में आपको सब अधिकार नहीं होगा, वैसे ही विदेशी नागरिकों को सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 में 5 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होते हैं। वो है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 अनुच्छेद में जो मौलिक अधिकार है, ये 5 अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30
में जो मौलिक अधिकार है ये विदेशियों को प्राप्त नहीं होता है, नहीं होता है। मान लीजिए कि कोई पाकिस्तान का लोग आ गया, रसिया का लोग आ गया, तो उस सबको ई 5 गो मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा, ई 5 गो मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा। बात क्लियर है? ई 5 के अलावा जो अन्य है वो प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है। ई 5 के अलावा जो अन्य है, अनुच्छेद 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 है, ये ना है 32, 31 निरस्त हो गया है, आगे बताएंगे। तो ई सब विदेशी को भी प्राप्त होगा, लेकिन ई 5 गो विदेशी को प्राप्त नहीं होगा। लेकिन एक चीज गौर कीजिएगा भाई जी लोग, यहां पर देशी नागरिकों को यानी भारत के मूल नागरिकों को, देशी नागरिकों को यानी भारत के मूल नागरिकों को अनुच्छेद 12 से लेकर 35 सब प्राप्त होता है। 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है, 15 होता है, 16 होता है, सब होता है, सब टोटल भारत के नागरिक को। तो आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा जब आप गौर करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो दोनों देश के नागरिकों को प्राप्त होता है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों को ही प्राप्त होता है, विदेशी को प्राप्त नहीं होता है, विदेशी को प्राप्त नहीं होता है। तो कौन ऐसे मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारत के लोगों को प्राप्त होता है लेकिन विदेशी को प्राप्त नहीं होता है? तो आप देखिएगा, ये जो 15, 16, 19, 29 और 30 है, ये विदेशी को प्राप्त होता है? होता है? नहीं होता है। ये मौलिक अधिकार भारत के लोगों को प्राप्त होता है? 12 से 35 सब प्राप्त होता है। क्या ये अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में नहीं है? मतलब ये प्राप्त भारतीयों को होता है, और क्या ये विदेशी को प्राप्त होता है? मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारत के लोगों को प्राप्त होता है, विदेशियों को प्राप्त नहीं होता है, विदेशियों को प्राप्त नहीं होता? ये बात कह सकते हैं? इसमें भाई जी लोग, दीदी जी लोग, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन आए? बोलिए हो। अभी तो नहीं है, 4 दिन के बाद पूछेंगे तो दिन में तारा नजर आएगा तो थपिया देंगे हम, ठीक है? अब सोचे हाथ से मारेंगे, ठीक है? हाथ से, समझे? हाथ से मारेंगे, ठीक है? फट्ठा से नहीं मारेंगे, हम थपियाएंगे, थोबरा बिगाड़ेंगे, फाइट मारेंगे, समझे? दांत तोड़ देंगे, ऐसा थोबरा बना देंगे लड़का का स्पेशली, शादियों भी आने होगा। चलिए, तो ये चीज है। क्या बता रहे थे? हाँ, तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 ऐसे मौलिक अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त होता है? भारतीय को। विदेशी को प्राप्त होता है? नहीं ना प्राप्त होता, याद रखिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एगो और अनुच्छेद है, और वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 को लेकर के अब बात करते हैं। जानते हैं, स्पेशली अनुच्छेद 22 को बताने के लिए ही, ठीक है? बैठना है, आना है, क्लास आना है, आ जाइए, क्लास आना है, आ जाइए ना। नहीं क्या कोई दिक्कत है क्या? क्या बोलिए ना, सामान देना है तो दे दीजिए ना, हो जाइए, ले लीजिए, हो दे दीजिए आकर के।
चले जाइए एगो कोई। चलिए, तो आप लोग यहां पे आइएगा। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 22 को समझते हैं, ठीक है। और जानते हैं स्पेशली अनुच्छेद 22 को बताने के लिए ही विदेशी नागरिकों को दो भाग में बांटे थे, शत्रु और मित्र, शत्रु और मित्र। तो अनुच्छेद 22 है, गर्मी लग रहा, मारफटास ठीक है, गर्मी लग रहा, गर्मी लग रहा है इसको। पढ़ने पे ध्यान रहेगा ना तो गर्मी ठंडी कुछ नहीं लगेगा, पढ़ने पे ध्यान नहीं रहेगा तो गर्मी ठंडी सब चीज लगेगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आपको। हाँ, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 की हम बात करें तो जो अनुच्छेद 22 है इसमें है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। आगे चल करके हम इस अनुच्छेद को पूरा का पूरा मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अनुच्छेद 22 यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो भारत का संविधान गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को 3 प्रकार का संरक्षण देता है। पहला संरक्षण यह देता है कि गिरफ्तारी का कारण वह जान सकता है। दूसरा संरक्षण यह देता है कि 24 घंटा के भीतर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। और तीसरा संरक्षण यह देता है कि वह अपने मन मुताबिक वकील रख सकता है। ये 3 प्रकार का संरक्षण अनुच्छेद 22 गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को देता। अगर मान लीजिए हम ही को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आया तो अनुच्छेद 22 हमको ये 3 गो संरक्षण देता है कि हम गिरफ्तारी का कारण उनसे जान सके कि हमको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। दूसरा, 24 घंटा के भीतर हम कहेंगे हमको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। और तीसरा, हम अपने मन मुताबिक वकील कोर्ट में रख सकते हैं। ये 3 संरक्षण हमको प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम बात करें अनुच्छेद 22 की तो अनुच्छेद 22 मित्र देश के नागरिकों को प्राप्त होता है लेकिन शत्रु देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है। शत्रु देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है। अगर अमेरिका के किसी व्यक्ति को भारत में गिरफ्तार किया गया है तो उसको अनुच्छेद 22 मिलेगा, मतलब वो गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान के किसी व्यक्ति को भारत में गिरफ्तार किया गया है तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताने का कोई औचित्य नहीं है। उसको गिरफ्तार करके 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाएगा, समझे, सीधा। वो कुछ नहीं, उसको कोई संरक्षण नहीं। बात क्लियर है? तो ये चीज है। तो शत्रु देश के नागरिकों को अनुच्छेद 22 प्राप्त नहीं होता है। मित्र देश के, तुरंत 3 गो लाइट बंद कीजिए नहीं तो कोकियाने लगेगा, ठीक है। अरे जल्दी कीजिए ना, हो तो करबे करेगा। अरे कीजिए ना, कोकियाने लगता है, ठीक है। तो अब सुनिएगा, बोले ना कोकियाने लगेगा, हमको पता है, ठीक है। अरे उसमें पानियों और नहीं देता, ये सब देखो वो नहीं करता है, ठीक है। 1 सेकंड में आ जाएगा, जनरेटर है ना, 1 सेकंड में आ जाएगा। वो ऑटोमेटिक वाला जो है ना, ये लोग पता नहीं कैसे क्या कर दिया है, ऑटोमेटिक वाला खराब कर दिया है। ये पंखा को इस पर से हटाइए पहले, ठीक है। तरीका, ये तो एक तो ऐसे ही है, गर्मी। कहाँ मर गया का हो? मर गया है का? क्या बोल? तो उससे क्या मतलब, जनरेटर स्टार्ट करवाइए ना जी। जान में जान आता है, पंखा चलता है, समझे। चलिए, तो
जो है ये चीज है। तो कुल मिलाकर के हम क्या कह सकते हैं, कुल मिलाकर के आप गौर कीजिएगा भाई जी लोग, क्या हम ये बात कह सकते हैं कि मित्र देश के विदेशी नागरिकों को 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 नहीं प्राप्त होता है, ये 5 नहीं प्राप्त होता है, इसके अलावा 22 प्राप्त होता है। लेकिन शत्रु देश के विदेशी नागरिक की हम बात करें तो यहां पर क्या हम ये बात कह सकते हैं 15, 16, 19, 22, 29 और 30 नहीं प्राप्त होता है। तो अनुच्छेद 22 शत्रु और मित्र देश में विभेद, अंतर, विभेद मतलब अंतर, अंतर कुछ दिखाता है या नहीं दिखाता, ये बात आप हमको बताएं, हाँ या ना? क्लियर है ये चीज? इतना बात समझ में आया? चलिए ठीक है, तो अब इतना पहले लिखिए फिर आगे लिखिएगा। नागरिकता, लिखिएगा। तुम सब बहिर हो गया है, ठीक है। नागरिकता, बताइए, ये तो अप्रैले है, मई में तो और जान मरेगा। 1 महीना बड़ी कष्ट है जीवन में। अरे कोई दिक्कत नहीं है, जो पसीना से नहाता वही इतिहास बदलता है। पसीना से नहाना सीखिए। नागरिकता डैश देकर, नागरिकता, नागरिकता नागरिक और राज्य के बीच का, नागरिकता नागरिक और राज्य के बीच का, नागरिकता नागरिक और राज्य के बीच का एक कानूनी संबंध होता है, एक कानूनी संबंध होता है, एक कानूनी संबंध होता है। इस कानूनी संबंध के बदले इस कानूनी संबंध के बदले राज्य नागरिकों को, इस कानूनी संबंध के बदले, इस कानूनी संबंध के बदले राज्य नागरिकों को कुछ विशेषाधिकार, जैसे सरकारी नौकरी पाने का अधिकार, कौमा, संवैधानिक पद पाने का अधिकार, संवैधानिक पद पाने का अधिकार, इत्यादि प्रदान करता है, इत्यादि प्रदान करता है, इत्यादि प्रदान करता है, इत्यादि प्रदान करता है। बदले में राज्य नागरिकों से, बदले में राज्य नागरिकों से सेवा की अपेक्षा रखता है,
अब नीचे से लिखिएगा, नीचे से नेक्स्ट पॉइंट। भारतीय संविधान के भाग 2 में भारतीय संविधान के भाग 2 में भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों की चर्चा, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों की चर्चा अनुच्छेद 5 से 11 के बीच, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच देखने को मिलता है। उसी में कंटिन्यू कीजिएगा। भारत में एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। यह प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, यह प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं यह प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, वहीं स्विट्जरलैंड और अमेरिका जैसे देशों में, स्विट्जरलैंड और अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। स्विट्जरलैंड और अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। आगे लिखिएगा, नीचे से नेक्स्ट पॉइंट। भारत में नागरिक 2 प्रकार के होते हैं। भारत में नागरिक 2 प्रकार के होते हैं। भारत में नागरिक 2 प्रकार के होते हैं। भारत में नागरिक 2 प्रकार के होते हैं, एक में देशी, दूसरे में विदेशी। एक में देशी, दूसरे में विदेशी। उसी में कंटिन्यू कीजिएगा, उसी लाइन में कंटिन्यू। देशी नागरिकों को समस्त मौलिक अधिकार, देशी नागरिकों को समस्त मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। देशी नागरिकों को समस्त मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। बारी बारी से ऊपर से लोग ऑफिस में जा रहा है, क्या है, सब आराम करने जाता है क्या? अच्छा, देशी नागरिकों को समस्त मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, परंतु विदेशी नागरिकों को सभी मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।
देशी नागरिकों को समस्त मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। देशी नागरिकों को समस्त मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन या परंतु विदेशी नागरिकों को सभी मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। सभी मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। गौर कीजिएगा, एक बार फिर से बोलना, इसको उल्टा पुल्टा नहीं लिख लीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से। देशी नागरिकों को सभी मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, परंतु विदेशी नागरिकों को सभी मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। यही ना लिखे हैं, देख लीजिए, कोई गलती नहीं लिखे हैं। हाँ, समस्त मतलब सभी, ठीक है, समस्त मतलब सभी, फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू। 5 मौलिक अधिकार, 5 मौलिक अधिकार, 5 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 1 पर 9, 19, अनुच्छेद 29, और अनुच्छेद 30, और अनुच्छेद 30, और अनुच्छेद 30। विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होते हैं। विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होते हैं। फुल स्टॉप। ये पांचों ऐसे मौलिक अधिकार हैं, उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। ये पांचों का मतलब यहां पर क्या समझिएगा, 15, 16, 19, 29 और 30। ये पांचों मौलिक अधिकार, हाँ उसी में, और ये पांचों ऐसे मौलिक अधिकार हैं, ये पांचों ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को, जो सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त होते हैं, जो सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त होते हैं, जो सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। यहां तक बात क्लियर है? नीचे से अगला पॉइंट, विदेशी नागरिक, विदेशी नागरिक 2 प्रकार के होते हैं। विदेशी नागरिक 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में शत्रु देश का विदेशी नागरिक, एक नंबर में शत्रु देश का विदेशी नागरिक, 2 नंबर में मित्र देश का विदेशी नागरिक, 2 नंबर में मित्र देश का विदेशी नागरिक। अब नीचे से लिखिएगा, शत्रु देश का विदेशी नागरिक, आए देखिए कहां आए, तो ठीक है, एकदम बर्दाश्त नहीं होता है। एक नंबर में शत्रु देश का विदेशी नागरिक, वैसे देश देकर के, वैसे देश
वैसे देश जिसके साथ भारत का युद्ध हुआ हो, वैसे देश जिसके साथ भारत का युद्ध हुआ हो, या उन देशों के साथ भारत का संबंध, या उन देशों के साथ भारत का संबंध अच्छा नहीं हो, तो वहां के नागरिकों को भारत के संदर्भ में, वहां के नागरिकों को भारत के संदर्भ में शत्रु देश का विदेशी नागरिक माना जाता है, शत्रु देश का विदेशी नागरिक माना जाता है। मुकेश जी 4 जुलाई 1947 को रखा गया था, 4 जुलाई 1947 को रखा गया था और पारित 18 जुलाई 1947। 4 जुलाई 1947 को रखा गया था, पारित 18 जुलाई 1947। ऑनलाइन वाला को बोल रहे थे, माना जाता है। जैसे चीन और पाकिस्तान के नागरिक, जैसे चीन और पाकिस्तान के नागरिक, 4 जुलाई होगा। 3 जून को तो माउंटबेटन योजना आया था। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर 4 जुलाई होगा। 4 जुलाई। आगे लिखिएगा, मित्र देश का विदेशी नागरिक, जैसे चीन पाकिस्तान ना, युद्ध थोड़े हुआ है, वो शासन किया है, वो अलग संदर्भ। आगे, मित्र देश का विदेशी नागरिक, वैसे देश जिसके साथ भारत का संबंध, अच्छा रहा हो, कौमा, उन देशों के नागरिकों को मित्र देश का नागरिक समझा जाता है, जैसे अमेरिका, रसिया इत्यादि, अमेरिका, रूस इत्यादि, जैसे अमेरिका, रूस इत्यादि, रूस इत्यादि। अब नीचे से नोट देकर के एगो पॉइंट लिखिएगा, जैसे अमेरिका, रूस इत्यादि। अब नोट देकर के एगो पॉइंट लिखिएगा, नोट, NOTE, नोट देकर के एक पॉइंट लिखिएगा। अनुच्छेद 22 मित्र देश के विदेशी नागरिकों को प्राप्त होता है। अनुच्छेद 22 मित्र देश के विदेशी नागरिकों को प्राप्त होता है, लेकिन शत्रु देश के विदेशी नागरिकों को
लेकिन शत्रु देश के विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है, फुल स्टॉप, प्राप्त नहीं होता है शत्रु फिर भी आजादी के बाद संबंध उसके साथ हमेशा ठीक रहा, उसके साथ भारत का युद्ध थोड़े हुआ है ना, हुआ है ना, ठीक रहा है ना। चलिए अब आगे जानते हैं, हो सकता है कल ये बात हम आपको बताए होंगे कि संविधान में कोई भी छेड़छाड़ हो कौन करेगा, आप ही के बैच में बताएं। तो जो नागरिकता है, अगर हम नागरिकता की बात करें तो नागरिकता को लेकर जो कानून बनाने का अधिकार है, नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है, भारत की संसद यानी भारत की पार्लियामेंट को है, भारत की पार्लियामेंट को है। तो आपसे यह प्रश्न पूछा गया है कि नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो भारत की संसद को है। तो नोट में जो पॉइंट लिखे ना उसको पहला पॉइंट बना लीजिए और नोट में दूसरा पॉइंट लिखिएगा, जो पॉइंट लिखे उसको पहला पॉइंट बना लीजिएगा, नोट में दूसरा पॉइंट लिखिएगा। भारत में नागरिकता को लेकर, भारत में नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। तो अब आईपीएल आप लोग देखते हैं ना, देखिए जरूर देखिए, जानते हैं वहां से क्वेश्चन आता है, देखना जरूरी है, समझे। तो जो है डेली देखिए, टाइम निकाल के देखिए, समझे। कल कौन मैच, कल किसका किसका मैच था, किसका किसका था, मालूम तो आप लोग को सब है, आज किसका किसका है नहीं पता, सबको सब पता है। ऐ, आपकी बहन कहाँ है, भाग गई है, कहाँ है वो, ओ आपकी अपनी नहीं है, ओ नहीं तब कोई बात नहीं, हमको लगा आपकी अपनी बहन, तो नहीं आती है, हाँ आई है, स्टार्ट हो गया। चलिए तो अब जो है, हाँ अब देखिएगा एक चीज यहां पे सुनिएगा, समझिएगा। नागरिकता को लेकर के भारत की संसद ने एक कानून बनाया है, और नागरिकता को लेकर के भारत की संसद ने कानून कहां दिए हो, नागरिकता को लेकर भारत की संसद ने कानून 1955 में बनाया है, 1955 नागरिकता को लेकर कानून जो भारत की संसद ने 1955 में बनाया है, जिसे मूल नागरिकता अधिनियम 1955 कहा जाता है, मूल नागरिकता अधिनियम 1955 कहा जाता है। और मूल नागरिकता अधिनियम 1955 में अभी तक कई दफा संशोधन हुआ है। इसमें 1957 में संशोधन हुआ है, 1960 में संशोधन हुआ है, 1985 में संशोधन हुआ है, 1986 में संशोधन हुआ है, 1993 में संशोधन हुआ है, 2003 में संशोधन हुआ है, 2005 में संशोधन हुआ है, 2015 में संशोधन हुआ है, और फिर जो है आपको 2019 में संशोधन हुआ है, 2019 में संशोधन हुआ है। तो अब यहां पे सुनिएगा,
भारत की संसद ने नागरिकता को लेकर, भारत की संसद ने नागरिकता को लेकर कानून, मूल कानून 1955 में बनाया है, जिसे 1955 का नागरिकता अधिनियम कहते हैं। और नागरिकता को लेकर जब भी कानून बनाया जाता है तो इसी में संशोधन होता है, इसी में संशोधन होता है। और इसमें आज तक 1957, 60, 85, 86, 93, 2003, 2005, 2015, 2019 में संशोधन हुए हैं। अब देखिएगा, जो ये नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसका काफी महत्व है। इसका महत्व इस लिहाज से है क्योंकि यह जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, नागरिकता अधिनियम 1955 ही हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त हो सकती है, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त हो सकती है और भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है, कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है। गौर कीजिएगा इन चीजों के ऊपर। जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, वही हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त हो सकती है और भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है, कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 यह कहता है भारत की नागरिकता 5 प्रकार से समाप्त हो सकती है, 3 प्रकार से 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है, 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। सॉरी 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है और 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। तो जो 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है, जन्म, वंशीय परंपरा, पंजीकरण, देशीयकरण, भूमि विस्तार, ये 5 प्रकार है जिस आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है और 3 आधार पर समाप्त हो सकती है। पहला, परित्याग किए जाने पर, स्वेच्छा से आप भारत की नागरिकता का त्याग कर देते हैं। दूसरा, वंचित किए जाने पर। तीसरा, बर्खास्त किए जाने पर। तीसरा, बर्खास्त किए जाने पर। ये 3 आधार है जिस पर भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त और 3 प्रकार से भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। इस बात की चर्चा नागरिकता अधिनियम 1955 में, नागरिकता अधिनियम 1955 में, इस चीज को आप याद रखिएगा, समझ गए। अब देखिएगा भाई जी लोग, एक प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है, गौर से सुनिएगा, समझिएगा। एक प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है कि भारत के भीतर नागरिकता संबंधी प्रावधान किस ईस्वी से लागू हुए हैं? नागरिकता संबंधी प्रावधान किस ईस्वी से लागू हुए? 1949 ना, 49 ना बोल रहे? हाँ सही है, ठीक है, सही है। अगली बात, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, भारत की संसद ने नागरिकता को लेकर मूल नागरिकता कानून कब बनाया है? नागरिकता को लेकर मूल नागरिकता कानून कब बनाया? 1955। 1955। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, समझिए, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। इस चीज को आप ध्यान से याद रखिएगा। और विद्यार्थी को कभी कभी क्या लगता है कि दोनों एक ही क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अगर पूछेगा नागरिकता संबंधी प्रावधान कब लागू हुए? 1949। नागरिकता को लेकर भारत की संसद ने सर्वप्रथम कानून कब बनाया है? 1955। और एक तीसरा क्वेश्चन कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त हो सकती है, कितने प्रकार से छीनी जा सकती है, इसकी चर्चा किस अधिनियम में? 1955। भारत की नागरिकता कितने आधार पर प्राप्त होती है? कितना, कितने आधार पर समाप्त, कितने आधार पर? इतना बात क्लियर है, लिखिए यहां तक। लिखिएगा, हाँ जी। भारतीय संसद ने
भारतीय संसद ने नीचे से नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संसद ने नागरिकता को लेकर मूल कानून, भारतीय संसद ने नागरिकता को लेकर मूल कानून नागरिकता को लेकर मूल कानून 1955 ईस्वी में बनाया है। इसमें अभी तक 9 बार, 9 इसमें अभी तक 9 बार, 9 बार संशोधन हो चुका है। इसमें अभी तक 9 बार संशोधन हो चुका है। इसमें अभी तक 9 बार संशोधन हो चुका है। एक नंबर में 1957, 2 नंबर में 1960, 3 नंबर में 1985, 4 नंबर में 1986, फिर 1993, 2003, 2005, 2015, 2019। आगे लिखिएगा, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 1955 हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि भारत की नागरिकता पांच प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है तथा 3 प्रकार से छीनी जा सकती है, तथा 3 प्रकार से छीनी जा सकती है, तथा 3 प्रकार से छीनी जा सकती है। फुल स्टॉप। जो 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है वो निम्न है। जो 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है वो निम्न है। एक नंबर में जन्म, जो नमो संयुक्त जन्म, जन्म 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 जन्म। 2 नंबर में वंशीय परंपरा,
2 नंबर में वंशीय परंपरा, 3 नंबर में पंजीकरण, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, देशीयकरण, 4 नंबर में देशीयकरण, 5 नंबर में भूमि विस्तार, भूमि विस्तार। चलिए, हाँ फिर से क्या होता है, वही होता है जो होना चाहिए। आगे बताएंगे। आगे अब आते हैं संविधान समाप्त कहां होगा, वो सब लिखाएंगे बाद में। अब आते हैं क्वेश्चन पर। कौन चीज पे? क्वेश्चन। संविधान सभा का क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, बाकी है ना। और चैप्टर नंबर 1 होमवर्क दिए थे, अभी पूछेंगे, थोबड़ा बिगाड़ेंगे सबका एक तरफ से, समझ गए। तो चलिए अब आइए क्वेश्चन अपना अपना पलटिए। नोटबुक लाए हैं ना, ऑनलाइन वाले नोटबुक है ना, अपना अपना पलट लीजिए। चैप्टर नंबर 2 में कहां तक बताए थे? क्वेश्चन नंबर 25 तक। पलटिए अपना अपना नोटबुक। आ जाइए। नागरिकता भारत का नहीं छीना जा सकता है बकलोल। हाँ, खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 9 कहता है खत्म हो जाएगा। 9, अनुच्छेद 9। नोटबुक कैसे न निकलेगा, आपके कहने से नहीं निकलेगा, आपको डाउनलोड ही करने नहीं होता है। पंखा बंद हो गया हो, बंद हो गया, अपने आप बंद हो गया। तो बंद कर दिए कि बंद हो गया? अरे चलने दीजिए नो, छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। सत्रह नंबर क्वेश्चन फिर से समझा दे। क्या फिर से समझा दे हो भाई? नहीं, विपिन कुशवाहा नवादा नहीं, ऐसे थोड़े हो जाएगा। कोई विदेशी आया भारत में बच्चा पैदा कर लिया तो भारत का नागरिक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आपका आंसर, आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं होगा। ऐसे में तो कोई आके भारत में बच्चा पैदा कर देगा। चलिए, है क्वेश्चन नंबर 17 भा। अरे ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र भी आता था। है, इसको बताइए ना कैसे इसका नोटबुक निकलेगा, भूखा रहा है ये सब हमको।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हाँ 27 से आइए। 27 में कह रहा है भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, यानी 27 का आंसर ए एक होगा। 27 का आंसर ए एक होगा। स्वराज पार्टी ने 1934 में। आगे 28 भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन असत्य मतलब गलत है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। है सुनिए, हल्ला मत कीजिए, गौर से। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन असत्य मतलब गलत है? गलत को चुनना है। पहला स्टेटमेंट, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। नहीं था, नहीं था मतलब ये क्या है? सत्य है, सत्य है, सत्य है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था, बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। मतलब ये क्या है? गलत। क्या है? गलत। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। बहुदलीय संरचना थी, इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य पार्टियां शामिल हुई थी। तो यह बहुदलीय संरचना थी और यहां पर कह रहा है नहीं थी, मतलब ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। सही है, कई समिति थी ना, बड़ी समिति, छोटी समिति, समझ गए? तो मतलब ये क्या है? सही। क्या है? सही। तो कौन कौन गलत है? बी और सी, अर्थात 28 का आंसर सी। 28 का आंसर सी। सी। 29 निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा, बोर्ड पे क्वेश्चन सेट किए हैं? क्वेश्चन सेट है, चलिए, हमको लगा क्वेश्चन सेट ना है। चलिए 28 हो गया, 29 पे आइएगा। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? गलत कथन कौन सा है? गलत कथन को चुनना है, गौर कीजिएगा यहां पर। गलत कथन कौन सा है, इसको चुनना है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। सही या गलत? अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया? नहीं दिया गया। एकदम दिया गया। क्या बात करते हैं, दिया गया है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर। भारत की आम जनता जो है जिस सदस्य को चुना वो संविधान सभा बनाया है, वो बनाया है ना। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो हम नहीं बताए, पता नहीं आप कहां से पढ़ लिए, हम तो ऐसा नहीं बताए हैं। मतलब ये क्या है? गलत है। और हमको चुनना क्या था? मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। क्या होगा आंसर? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। यह सही होगा? कॉपी पलट के देखिए, नहीं बताए, एकदम बताए हैं। क्या बात करते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हाँ, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे?
मार फटा से ठीक कर देंगे। एक तरफ से सबको पीट देंगे हम। होशबास में जवाब दीजिए। क्या? भीमराव अंबेडकर? पंडित जवाहरलाल नेहरू? ऐसे 4 हाथ दिखा रहा है, 4 थोपी मारेंगे। आंसर क्या होगा? एक होगा नो। हे भगवान, ये क्वेश्चन में आप लोग कैसे फंस रहे हैं? हो ये फंसने वाला क्वेश्चन है। यानी थोड़ा सा संविधान, निर्मात्री शब्द जोड़ दिया, काम खत्म। निर्मात्री शब्द को हटा दीजिए तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। एगो शब्द जोड़ दिया, आंख बका गए आप लोग। राजेंद्र प्रसाद होगा। महा बकलोल हैं आप लोग। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा बताए हैं 22 जनवरी 1947। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव कौन रखा था? और वही उद्देश्य प्रस्ताव न जाकर प्रस्तावना बना। तो आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू होगा। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, एकदम था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग से। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते। राज्य के मुखिया, देखिए ध्यान दीजिएगा। है पंखा सटिए नो बात, तो ऐसे ये गर्मी। सुनिए, देखिए यहां पर राज्य शब्द का मतलब क्या समझना है जानते हैं? भारत समझ। यहां राज्य का मतलब क्या समझना? भारत। भारत के मुखिया मतलब भारत के राष्ट्रपति। तो यहां पे राज्य के मुखिया का मतलब क्या समझना है? भारत के राष्ट्रपति को लोग यानी आम जनता प्रत्यक्ष तौर पर, यानी आम जनता राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। आप लिए हैं कभी? तो आम लोग भाग लेता है? नहीं। मतलब ये गलत या सही? गलत है ना? गलत है। बताइए कौन कौन सही है? 1, 2 और 3। भारतीय संविधान को बनाने हैं तो संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन? कितने बार? भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि 24 जनवरी 1950। भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना। चलिए सूची एक्स को सूची वाई से मिलाइए। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा का सदस्य। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। राजस्थान से वी.टी. कृष्णा मचा। मिलाइए तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। प्रथम प्रारूप का बात कर रहा है, बी.एन. राव होगा। क्या नंबर क्वेश्चन है? क्या नंबर? बी.एन. राव होगा। बी.एन. राव प्रथम प्रारूप तैयार किया गया, बी.एन. राव।
बीएन रॉ, क्या वो क्वेश्चन है वो? अरे बाप, बहुत क्वेश्चन। बीएन रॉ, भारतीय संविधान का प्रारूप, प्रथम प्रारूप तैयार किया गया बीएन रॉ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, आए गौर कीजिएगा, यहां पे तैयार हुआ। ये थोड़े कह रहा है कि लागू हुआ, लागू नहीं न कह रहा, तैयार न कह रहा। उत्तर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949, नवंबर 26 1949 भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1900। ये जानकारी कहां से प्राप्त होती है? कहां से? प्रस्तावना, प्रस्तावना से। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। संविधान को होश आवास में बताइए, नहीं तो चमड़ा उधेड़ देंगे हम। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, एक होगा भारतीय संविधान को अपनाया गया, बोलिए, संविधानिक सभा। तेज हो गए आप लोगों। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ नवंबर 26 1949। इस सब में कंफ्यूजन नहीं ना है? बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में सर्वप्रथम होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु 1891 में जन्म, मृत्यु 1956। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। एकदम सही है। बोला था ना वो, ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। बोला था कि नहीं बोला था? एकदम बोला था। मतलब दोनों क्या है? सही। कथन है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में कौन एक सत्य है? कौन एक सत्य है? भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। गृहीत संविधान यानी ग्रहण किया गया संविधान, दूसरे देश से लिया गया संविधान। दूसरे देश से नहीं लिया गया है जी, लिया गया है ना हो। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। देश के लोगों को जो अधिकार चाहिए सब चीज तो देवे करता है। तो इस आधार पर कहिएगा तो सही तो है ये, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया जाता है? वो क्वेश्चन पूछ रहा है सर, केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया जाता है? अब पता नहीं क्यों बनाया जाता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। गृहीत संविधान तो कहा ही जा सकता है, इस वजह से कहा जा सकता है, यानी गृहीत संविधान कहने का मतलब यह हुआ कि भारतीय संविधान, गृहीत संविधान उस संविधान को कहा जाता है जिस संविधान में अलग अलग प्रावधान अलग अलग देशों से ग्रहण किए गए हैं। क्या भारतीय संविधान में अलग अलग प्रावधान अलग अलग देशों से ग्रहण नहीं किए गए? तो सही तो दोनों है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। बी होगा इसका सही उत्तर। 54 का आंसर क्या होगा? बी। क्या हो जाएगा? बी, याद रखिएगा। वो 3 प्रकार कौन है जो अधिकार छीन सकता? अधिकार थोड़े, अरे नागरिकता, आप लोग तो क्वेश्चन गलत बोलते हैं। परित्याग, वंचित, बर्खास्तगी।
नहीं बोले हैं, बोले तो हैं, आगे लिखाएंगे ना। जानते हैं ये ऑनलाइन वाला सब और बकलोल है, ये लोग चाहता है एक के दिन में हम विद्वान बन जाए। ठीक है, अरे आराम आराम से पढ़िए ना, हो बर्दाश्ते नहीं होता है। चलिए ठीक है, इससे आगे अगले क्लास में, आज इतना ही, बैठे रहिए। अभी क्या बात करते, अभी पूछेंगे हम। 54 का बी होगा, याद रख लीजिएगा, 54 का बी, 54 का बी। आगे है, जिसको पूछ रहे हैं वही जवाब दीजिएगा, और नहीं तो फिर जो जवाब दिए जिसका मुंह खुला उससे पूरा पॉलिटी पूछेंगे अभी तक। हीरो खड़ा होइए। हाँ, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? किस अधिनियम द्वारा मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? 1919। चलिए बहुत बढ़िया, खड़ा रहिए, बढ़िया है लेकिन फिर भी खड़ा रहिए। है खड़ा होइए, खड़ा होइए। हाँ, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान करता है? आए 1909, 19, 35, 47। मास्क हटा करके बोलिए। 1947। बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी खड़ा रहिए। इतना बढ़िया से बोले थे पढ़ के आइएगा, फिर भी नहीं पढ़ के आए, मुंह तोड़ देंगे हम, चिंता मत कीजिए। रो खड़ा होइए। हाँ, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? चिल्ला चिल्ला के बताएं। पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं, बकरी चराने आए हैं पटना। चश्मा वाली खड़ा होइए। हाँ, अरे कौन वो है? जिस रोज जिसका हम चेहरा देख लिए, यहाँ ला के ऊपर से नीचे तक बर्बाद कर देंगे हम। ऐसा बर्बाद करेंगे ना, पटना का कोई हॉस्पिटल भर्ती नहीं लेगा, समझे? साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटेन में कब हुई? मास्क हटा करके बोलिए। 27। ठीक है, ईस्वी तो सही है डेट। अब ईस्वी से काम नहीं चलता, अब डेटो बताना होता है। 8 नवंबर 1927। थोड़ा सा जवाब दीजिए, बैठ जाइए। टोपी छुप रहा है, खड़ा होइए। छुप रहा है, मुंह छुपा रहा है, छुप के जाइएगा कहाँ? केडी यादव थ्योरी करवाएंगे, थ्योरी थ्योरी थ्योरी। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है? 1900। बैठ जाइए। टोपी वाले हीरो खड़ा होइए। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? 1813। चलिए बहुत बढ़िया है, बोलिए ना। 1921, 23, 1931। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन बैठिए नहीं। चलिए हीरो खड़ा होइए। हाँ, हाँ। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ?
एकदम नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, देखिए ऑनलाइन वाला इतना बड़ा फट्टा है। लीजिए लीजिए लीजिए, कैमरा मेरा नहीं फूटना चाहिए। पढ़िए हो, पढ़िए पढ़िए, नहीं पढ़िएगा ना तो ऐसे ये फटियाएंगे। वो तो आप कोई बोल दिया होगा। आइए आइए ना, आइए, स्वागत है। नीचे हो गया है। अरे रुकिए, रुक जाइए, हमको निकलने दीजिए और तब जाइएगा। मेरा नीचे डिस्कशन खत्म हो गया, मेरा तुरंत डिस्कशन है। एक बार दोनों के लिए जोर से ताली बजा दीजिए तो। अरे शांति बनाइए। कल क्लास नहीं है, सोमवार से बिट्टू सर का क्लास होगा। कल क्लास नहीं है, सोमवार से बिट्टू सर का क्लास होगा। हमको निकलने दीजिए अभी, तब आप लोग निकलिएगा। धन्यवाद।